Hello guys, welcome to our channel Medico Dynamic. If you not subscribe the channel, so please subscribe the channel for more videos. तो आज हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के लिए। इंट्रोडक्शन क्या है माइक्रोबायोलॉजी का, माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ब्रांचेस क्या है, स्कोप क्या है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं सब के बारे में। तो अभी हम पढ़ते हैं व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? Microbiology is the study of all living organisms that are too small to be visible with the naked eyes. Microbiology उन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या माइक्रोब्स की स्टडी है जिनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। दिस इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या आते हैं? वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रियॉन्स, प्रोटोजोआ, एल्गी। इन सबको मिला के हम क्या कहते हैं? कलेक्टिवली नोन एज माइक्रोब्स। इन सबको मिला के हम माइक्रोब्स कहते हैं। These microbes play key role in nutrient cycle, biodegradation, climate change, food spoilage। ये जो माइक्रोब्स हैं ये रोल प्ले करते हैं एक अपना न्यूट्रिएंट साइकिल में। जो न्यूट्रिएंट साइकिल होता है उसमें जो माइक्रोब्स है बहुत अच्छा अपना रोल प्ले करते हैं। बायोडिग्रेडेशन मतलब होता है कि किसी चीज का बायोलॉजिकली उसका नष्ट होना, उसका खत्म होना। जैसे अगर कोई जीव है, अगर हम उसे मिट्टी में दफना देते हैं तो वो खुद ही अपने आप ही समाप्त हो जाता है, अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो वो बायोडिग्रेडेशन होता है और उसमें माइक्रोब्स अपना रोल प्ले करते हैं। क्लाइमेट चेंज मतलब हो गया कि जैसे नाइट्रोजन साइकिल में हम देखते हैं कि नाइट्रोजन गैस कैसे बैलेंस होती है, तो वैसे ही उसमें भी है ना, जैसे नाइट्रोकोकस है, ऐसे करके एंजाइम्स बहुत सारे हैं जो उसमें ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स है, बहुत सारे वायरस है, बैक्टीरियाज हैं, तो सब अपना अपना रोल प्ले करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। नेक्स्ट है फूड स्पॉइलेज। फूड स्पॉइलेज मतलब कि अगर खाना है तो उसको हम सड़ने से वो सड़ जाता है, तो कैसे सड़ता है? तो उसको भी कौन खराब करता है? माइक्रोब्स। हमें पता है कि हमारे चारों तरफ एयर है और एयर में मॉइस्चर। अगर मॉइस्चर है तो हमें पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ के लिए सबसे अच्छी चीज है मॉइस्चर। तो हमारे चारों तरफ एयर होती है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो फूड पर अटैक करते हैं और उसे खराब कर देते हैं। इसलिए हमें पता है कि अगर है ना, हम देखते हैं कि गर्मियाँ होती है तो खाना जल्दी खराब हो जाता है, और अगर ठंडा मौसम होता है तो इतनी जल्दी शायद नहीं खराब होता। तो वो सब भी माइक्रोब्स की एक्टिविटीज के कारण ही होता है। द कॉज एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज। कई माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो कि डिजीज के कॉजेटिव एजेंट होते हैं, जो डिजीज कॉज करते हैं। लेकिन कई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो कि डिजीज से हमें बचाते हैं, प्रिकॉशन करते हैं, इम्यूनिटी, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन में। एंड बायोटेक्नोलॉजी। एंड जो बायोटेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्रियल वर्क में भी माइक्रोब्स अपना रोल प्ले करते हैं। थैंक्स टू देयर versatility, microbes can be put to work in many ways, मेकिंग लाइफ सेविंग ड्रग्स। जो माइक्रोब्स हैं वो कई प्रकार से हम काम में लेते हैं। जैसे माइक्रोब्स को हम लाइफ सेविंग ड्रग्स, जो ड्रग्स है उनको बनाने के लिए भी काम में लेते हैं। जैसे जितनी भी जैसे एंटीबायोटिक्स है उनको बनाने में हम काम में लेते हैं माइक्रोब्स को। द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोफ्यूल्स। जो भी बायोफ्यूल्स होते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, गैसेस है, मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है तो वो भी माइक्रोब्स के कारण होता है। क्लीनिंग अप पॉल्यूशन। जो पॉल्यूशन है उसको क्लीन करने के लिए, या वो पॉल्यूशन क्लीन होता है माइक्रोब्स की वजह से। द प्रोसेसिंग फूड एंड ड्रिंक। जो फूड बेवरेज है उनको बनाने में भी माइक्रोब्स रोल प्ले करते हैं। फर्मेंटेशन के थ्रू वाइन का प्रोडक्शन होता है ड्रिंक के लिए। और फूड में हम देखते हैं कि लैक्टोबैसिलस हेल्प करता है दही बनाने में। नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्ट्री क्या है माइक्रोबायोलॉजी की। द हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग। जो हिस्ट्री है वो बहुत अच्छी है, बहुत रोमांचक है माइक्रोबायोलॉजी की। Long before the discovery of microorganisms, certain processes caused by their life activities, such as fermentation of wine, meal, yeast, etc., were known to mankind. जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खोज नहीं हुई थी, डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो जो फर्मेंटेशन ऑफ वाइन है या फिर यीस्ट है, तो ये सब जो प्रोसेस है
किसी को ये नहीं पता था कि इनके पीछे मेन रोल किसका है, कि इनके पीछे मेन रोल है माइक्रोब्स का। सबको लगता था ये कि नॉर्मल प्रोसेस है, जैसे खाना बनाना। तो हमें थोड़ी पता है कि उस खाने के अंदर क्या क्या न्यूट्रिएंट है। ये कब पता चला, जब उसकी खोज हुई, तब हमें पता चला कि ये इनके भाई अच्छा इनके अंदर ये न्यूट्रिएंट है, ये लेने चाहिए क्या। तो ऐसे ही है ना, पहले पता नहीं था किसी को, सबको ऐसा लगता था हाँ हम ये काम करते हैं इससे ये होता है, हम फर्मेंटेशन प्रोसेस में ये प्रोसेस करते हैं तो हमें वाइन मिल जाती है। पर उनको ये नहीं पता था कि इसके पीछे माइक्रोब्स का रोल है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे, वेकेस्ट्रियस ऑफ वेरुनमा, felt that Contagium vevum may be the cause of infectious disease। तो जो फ्रैकेस्ट्रस और वेरोनमा थे, उन्होंने ये फील किया कि अगर कोई डिजीज है, अगर कोई इन्फेक्शन है, तो उसके पीछे कोई ना कोई पॉजिटिव एजेंट है, क्योंकि कोई इन्फेक्शन या डिजीज ऐसे तो हो ही नहीं जाएगी। तो उन्होंने जो एजेंट है या उसका कोई जो कॉज था, उसको उन्होंने कॉन्टागियम वेवम नाम दे दिया। ये उनकी थिंकिंग थी। क्रिएचर, नेक्स्ट आए थे क्रिएचर, should find minute worms in the blood of a plague patient। उन्होंने जो एक प्लेग का पेशेंट था, जो प्लेग जिस पेशेंट को प्लेग था, उसकी आरबीसी में बिल्कुल माइन्यूट है ना वर्म्स लाइक स्ट्रक्चर देखे। इट इज मोर लाइकली दैट ही ऑब्जर्व परहैप्स ओनली blood cell with the apparatus which he had at his disposal at that time। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि काफी हद तक उस जैसे है शायद, कि जो मैंने उस टाइम देखे थे। मतलब वो इस बारे में श्योर नहीं थे, वो इस बारे में जानना चाहते थे कि शायद ये मैंने वहां देखे थे या कुछ नया है, ये मैं अब यहाँ देख रहा हूँ। तो उन्होंने इस चीज को लेकर ये चीज सोची कि ये इसमें चेंजेस है कुछ, कि भाई मैंने जो नॉर्मल आरबीसी देखी थी उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था, ऐसे वॉर्म्स लाइक स्ट्रक्चर, तो प्लेग पेशेंट में ऐसे क्यों हुआ। तो उन्होंने भी ये जो फेकेस्ट्रियस थे उन जैसा कुछ थॉट किया था। नेक्स्ट आए थे एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। जो ल्यूवेनहॉक थे, ल्यूवेनहॉक गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ही आल्सो इन्वेंटेड द सिंपल माइक्रोस्कोप। तो जो ल्यूवेनहॉक थे, उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था, अच्छे से बताया था कि अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, और उन्होंने इन्वेंट किया था माइक्रोस्कोप, उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था। अब हमें पता है कि माइक्रोस्कोप कितना इम्पोर्टेंट है। हमें सबसे पहले क्या हुआ था कि जब है ना सेल को है ना रॉबर्ट कोच ने सेल को खोजा था, तब हमें पता है कि है ना कितना इम्पोर्टेंट है माइक्रोस्कोप। क्योंकि अगर है ना माइक्रोस्कोप नहीं बनाया होता ल्यूवेनहॉक ने, तो है ना रॉबर्ट हुक उसको कैसे देख पाता, रॉबर्ट हुक उसे नहीं देख पाते। तो जो हुक थे, अगर है ना उनको माइक्रोस्कोप नहीं मिलता, तो वो शायद देख ही नहीं पाते कि सेल के अंदर क्या क्या होता है। तो वो माइक्रोस्कोप किसने बनाया था, ल्यूवेनहॉक ने। तो मतलब ल्यूवेनहॉक ने बहुत ज्यादा अच्छी चीज दे दी थी माइक्रोबायोलॉजी को। नेक्स्ट आए थे लुईस पाश्चर, जिन्हें हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। एस्टेब्लिश दैट फर्मेंटेशन वाज द रिजल्ट ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी। उन्होंने ये बताया था कि जो फर्मेंटेशन है वो माइक्रोबायोलॉजी में जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी एक्टिविटी है, उसका रिजल्ट है। ये फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जिसकी वजह से आप ड्रिंक या बेवरेज वाइन्स को प्रोडक्ट के रूप में लेते हैं, ये खुद नहीं होता है। तो उन्होंने ये बताया, डिफरेंट टाइप ऑफ फर्मेंटेशन वर एसोसिएटेड विद डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उन्होंने बताया कि जो फर्मेंटेशन है, अगर वो फर्मेंटेशन अलग अलग प्रकार की है, तो उसमें अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं। He introduced techniques of sterilization and developed steam sterilizer, hot air oven, and autoclave. He proved that inoculation of such culture in animal। उन्होंने हमें स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स से इंट्रोड्यूस कराया कि स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स क्या क्या होती है, स्टेरिलाइजेशन क्या होता है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने हमें स्टीम स्टेरिलाइजर, हॉट एयर ओवन एंड ऑटोक्लेव भी डेवलप करके दिया। ये तीनों इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि हॉस्पिटल में, मेडिकल फील्ड में स्टेरिलाइजेशन के काम में आते हैं। ही प्रूव दैट इनोक्यूलेशन ऑफ सच कल्चर इन एनिमल। उन्होंने ये प्रूव करा था कि जो कल्चर है वो कैसे किया जाता है एनिमल्स में, या फिर है ना बाहर निकाल के किसी ऑर्गेनिज्म को, पॉजिटिव एजेंट को। तो उन्होंने ये बताया था, हिज डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन फॉर हाइपोफोबिया वाज ग्रेटेस्ट ब्रेक थ्रू इन मेडिसिन।
उन्होंने डेवलप करी थी वैक्सीन हाइपोफोबिया के लिए। नेक्स्ट आए थे रॉबर्ट कोच, द फादर ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी। रॉबर्ट कोच थे जो कि जिनको हम फादर ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। रॉबर्ट कोच परफॉर्म्ड बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक्स ड्यूरिंग हिज स्टडीज ऑन द कल्चर ऑफ एंथ्रेक्स बेसिलाई। जो रॉबर्ट कोच थे उन्होंने जब वो एंथ्रेक्स पर अपनी जो बेसिलाई एंथ्रेक्स बेसिलाई उस पर अपनी स्टडीज कर रहे थे तो उन्होंने कई बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक्स उस पर आजमाई। He introduced staining techniques and also method of obtaining bacteria in pure culture using solid media. उन्होंने बताया, हमें इंट्रोड्यूस कराया कि स्टेनिंग क्या होती है, स्टेनिंग में स्टेनिंग टेक्निक्स क्या होती है, क्या काम आती है, कि वो जो स्टेनिंग टेक्निक्स होती है उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। और उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से हम है ना सॉलिड मीडिया में है ना प्योर कल्चर कर सकते हैं बैक्टीरिया का। ही डिस्कवर्ड बेसिलाई ट्यूबरक्लोसिस। उन्होंने जो बेसिलाई ट्यूबरक्लोसिस है उसको डिस्कवर किया। विब्रियो कॉलेरा को डिस्कवर किया। एंड ऑल्सो डेमोस्ट्रेट कोच फिनोमिना फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और जो कोच फिनोमिना है जो कि हम देखेंगे कि कोच पोस्टुलेट के रूप में हम देखेंगे तो वो भी रॉबर्ट कोच ने ही दिए थे। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। ब्रांचेस कौन कौन सी है माइक्रोबायोलॉजी की? मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम देखते हैं कि अगर कोई पेशेंट है तो उसकी डिजीज को आइडेंटिफाई करना, उसका ट्रीटमेंट, क्या पॉजिटिव एजेंट है, सोर्स क्या था, और क्या क्या इसको डिजीज हो सकती है क्या इस चीज से, इसको ये पॉजिटिव एजेंट और क्या क्या हार्म कर सकता है, या फिर कोई नया नया पैथोजन आ रहा है तो उसकी स्टडी करना, उसके लिए वैक्सीन बनाना, तो ये मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में देखेंगे। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में देखते हैं कि कैसे एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे वो है ना सप्रेस करते हैं, कैसे एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, और मीथेन गैस बनाना, बायो प्लांट्स, बहुत बड़े बड़े बायो प्लांट्स होते हैं, तो वो सब इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में आता है। फूड माइक्रोबायोलॉजी में देखते हैं कि कौन कौन सी डिजीजेस होती है जो कि है ना फूड से रिलेटेड हो सकती है, या फिर फूड स्पॉइलेज कैसे होता है, ये फूड माइक्रोबायोलॉजी में देख सकते हैं। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी हम देखते हैं कि सॉइल में क्या क्या न्यूट्रिएंट हो सकते हैं, या सॉइल में कौन कौन से माइक्रोब्स होते हैं, कौन कौन से जीव होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से सॉइल में जो डिजीज कॉज कर सकते हैं, या फिर है ना सॉइल में जो सॉइल की जो न्यूट्रिएंट होता है या सॉइल की जो शक्ति होती है तो वो कैसे हम जान सकते हैं, उसकी स्टडी करना। प्लांट माइक्रोबायोलॉजी, कि अगर प्लांट है तो उसको कौन कौन सी ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो उसे डिजीज कॉज करा सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स में भी कई प्रकार की हम डिजीज देखते हैं, तो उसे उससे भी रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो वो सब है ना प्लांट माइक्रोबायोलॉजी में स्टडीज करते हैं हम। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। डायग्नोस्टिक, सबसे फर्स्ट है डायग्नोस्टिक। माइक्रोबायोलॉजी में फर्स्ट स्कोप है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक का मतलब है कि उस चीज को आइडेंटिफाई करना, डायग्नोस करना। तो हम इसे मेडिकल से रिलेट करके हम समझ सकते हैं कि अगर कोई पेशेंट है और उसमें है ना कोई डिजीज के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो सबसे पहले उसका सैंपल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उस सैंपल को माइक्रोस्कोप में आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे कि भाई स्टेनिंग करेंगे कौन सा ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर। उसके बाद हम उस चीज से हम क्या कर लेंगे, उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ इस जने को ये बीमारी है। तो डायग्नोसिस में उसका रूप में है ना यूज लिया जाता है माइक्रोबायोलॉजी का। प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज, डिजीज है उसके प्रोग्नोसिस के लिए, प्रिवेंशन के लिए यूज में लिया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया बीसीजी आईपीवी। गाइडेंस एंड ट्रीटमेंट, गाइडेंस, ट्रीटमेंट में गाइडेंस देना, यानी अगर किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसे उससे कैसे गाइड कर सकते कि उसको है ना हम नोजोकोमल इन्फेक्शन है उनसे प्रिवेंट करके रखेंगे, या फिर उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करके रखेंगे, या हम बताएंगे कि अगर आपको ये डिजीज है तो आपको ये प्रिकॉशन रखने चाहिए, अगर आपका ये ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपको ये प्रिकॉशन रखने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई पेशेंट है उसका टीबी का इलाज चल रहा है, उसके उसके डॉट चल रही है, तो हम उन्हें बताएंगे कि भाई आप कम्युनिटी में जाते हैं तो आप है ना हमेशा कवर करें अपना फेस जब भी आपको स्नीजिंग हो, कफिंग हो। नहीं तो ये तो ट्रांसमिट होने वाली डिजीज है, तो ट्रांसमिट हो सकती है,
तो हम गाइड कर सकते हैं पेशेंट को। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इसमें हम देखते हैं कि अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसका मेनली सोर्स क्या है, किस किस साइड से वो इन्फेक्शन आ रहा है, वो उस चीज़ का सोर्स क्या है, तो ये हम देख सकते हैं इसमें। डिटेक्शन ऑफ न्यू पैथोजन एंड देन डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, डिटेक्ट करना न्यू पैथोजन को, फिर वैक्सीन को डेवलप करना। अब डिटेक्शन कैसे, जैसे हम अभी करंट एग्जांपल लेते हैं कोरोना। कोरोना जब स्टार्टिंग में हुआ तो सबको लगता था नॉर्मल फ्लू है, लेकिन है ना जब ये बढ़ने लगा तब है ना इसको डिटेक्ट करने के लिए कि ये चीज़ है क्या, तो और स्टडी होने लगी, तब ये डिटेक्ट होके आता है हाँ ये कोरोना वायरस है, ये एक तरह का वायरस है। देन उसके बाद क्या हुआ, अगर हमने डिटेक्ट तो कर लिया, अब ये न्यू पैथोजन है तो हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए क्या हो रही है, अब डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, अब क्या हो रहा है, मेडिसिन की वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए और रिसर्च हो रही है। तो ये सब रिसर्च भी, ये सब वर्क भी किसके अंदर आता है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, और इफ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।